नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मीन्स अपोजिट डायरेक्शन एंड करंट मीन्स फ्लो। अब किसका फ्लो होता है और अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट और ब्लड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। किसमें जो हमारा ब्लड है जो ब्लड है ये वासा रेक्टा में इधर से इधर फ्लो करता है एंड जो हमारा फिल्ट्रेट है वो पीसीटी से लूपा फैमिली से होते हुए ये असेंडिंग लिप एंड डीसीटी की तरफ मूव करता है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इसी को बोलते हैं वाटर करंट मैकेनिज्म है। इसका मेन काम है कि फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट यूरिन पास करना। अब इस मैकेनिज्म में मेनली हेनले लूप एंड वासा रेक्टा का मेजर रोल होता है। अब इसको पहले मेंशन करते हैं। ये हमारा हो गया बावंस कैप्सूल, ये पीसीटी एंड ये जो है असेंडिंग लिम्ब हो गया, ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। हेलने लूप ये, और ये जो वासा रेक्टा। अब हम समझेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे चलता है। सबसे पहले इसमें जो मेन रोल ऑस्मोलरिटी की होती है। अगर हम एक कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो वहाँ यहाँ पे 300 ऑस्मोलरिटी होती है, फिर मेडुला में 400, 600, 800, 1000 एंड 1200 1200 ऑस्मोलरिटी हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे सेम यहाँ पे 300, 4, 400, 600, 800, 1000, यहाँ पे 1200 ऑस्मोलरिटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ऑस्मोलरिटी। अब देखेंगे जो फिल्ट्रेट आएगा। अब जो फिल्ट्रेट आया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि ऑस्मोलरिटी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो फिल्ट्रेट से क्या होगा कि H2O रिमूव हो जाएगा। अगर H2O H2O निकल गया, H2O रिमूव हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप परमिएबल होता है वाटर के लिए, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब फिर जब हम 400 से 600 से पहुंचेंगे तो H2O को रिमूव करेंगे। फिर यहाँ पे H2O को रिमूव करेंगे, यहाँ पे भी H2O को रिमूव करेंगे, H2O को रिमूव करेंगे, H2O को रिमूव करेंगे। जो फिल्ट्रेट हमारा है जैसे मेडुला में बढ़ता जा रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है, तो जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे जो 600 ऑस्मोलरिटी एंड 400 ऑस्मोलरिटी। अब जो फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हुआ है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो इसमें से रिमूव क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि NaCl। अब यहाँ से NaCl रिमूव हो गया। ये रिमूव कैसे हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन ज्यादा, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है, तो ये जब आगे बढ़ा तो देख रहे हैं कि ऑस्मोलरिटी घटता जा रहा। तो ऑस्मोलरिटी घटने का मतलब कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कम होना। जैसे अगर हम पानी और नमक का घोल बनाएं, अगर हम उसको बोले कि इसको कंसंट्रेट करना है तो दो मेथड हो सकता है। पहला कि उसमें नमक
डालते जाओ तो कंसंट्रेट होता जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर उसमें से पानी को कम करते जाएं तब भी कंसंट्रेट होता जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जो मैं बताया ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और उसी को उल्टा करते हैं कि नमक और पानी का घोल है, अगर उसको हम डाइल्यूट करना चाहें तो दो मेथड होंगे। जो बोला उसका अपोजिट क्या होगा कि या तो जो घोल है उसमें से NaCl नमक को निकाल लो तो डाइल्यूट हो जाएगा, या पानी को बढ़ा दो तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो जो हम ये क्या कर रहे हैं NaCl को बाहर निकाल ले रहे हैं, इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। क्या यहाँ से जो ऊपर गया तो डाइल्यूट होते गया, यानी कि NaCl को हमने निकाल के कहाँ डाल दिया, वासा रेक्टा में डाल दिया। वासा रेक्टा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं निकलेगा तो ऑस्मोलिटी बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये जो हमारा NaCl वासा रेक्टा में आया, अब वासा रेक्टा से ये ब्लड के थ्रू यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे जब ये NaCl यहाँ से भी NaCl ये रिमूव हो गया। कहाँ रिमूव हो गया? मेडुलरी रीजन में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब जो हमारा एसेंडिंग लिम्ब था, एसेंडिंग लिम्ब से अरे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऊपर जाएगा ऑस्मोलिटी घटेगी, यानी कंसंट्रेशन घटेगा तो ये डिफ्यूज होके NaCl कहाँ वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा से फिर ब्लड के थ्रू फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। फिर यहाँ पे ऑस्मोलिटी जैसे घट रही है वैसे ये जो हमारा NaCl है ये रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसलिए रिमूव होना जरूरी है कि ऑस्मोलिटी बैलेंस बना रहे। अब हम ये जो पार्ट है DCT। अब जो फिल्ट्रेट बचा वो जाएगा DCT से कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से भी H2O को रिमूव कर लिया जाता है। फिर लास्ट में हमारा यूरिन कंसंट्रेशन बन जाता है। ये जो मेडुला है, मेडुला में NaCl यूरिया के ही वजह से ये जो ऑस्मोलिटी है बैलेंस हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं यूरिया, और हमारा फिल्ट्रेट है उसका 4 टाइम्स कंसंट्रेट होता है। अब आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड GFR। अब मेनली 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व रेगुलेशन ऑफ किडनी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस एंड सेकंड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एंड थर्ड हार्ट। ये मेनली 3 मैकेनिज्म होते हैं जो रेगुलेशन ऑफ किडनी या GFR को रेगुलेट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस। अगर हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, या GFR बढ़ गया, तो हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके वहां से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्या उसका नाम है? ADH एंड वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। अब ADH और वैसोप्रेसिन क्या कराता है? ADH वैसोप्रेसिन एक्ट करता है DCT। ये DCT यहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ पे क्या ADH और वैसोप्रेसिन कहाँ एक्ट करेगा? DCT पे एक्ट करेगा। अब ये एक्ट करके 2 काम कराएगा।
पहला कि जो ब्लड वेसल्स है उसको कंट्रैक्ट करा देगा, तो क्या होगा, बीपी हमारा बढ़ जाएगा, उसका रिजल्ट क्या, बीपी बढ़ जाएगा। अब दूसरा क्या कराता है, H2O का वहां से रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है, DCT से H2O का रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है, कौन, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हार्मोन्स और वैसोप्रेसिन क्या डीसीटी से एडीएच एंड वैसोप्रेसिन पहले तो क्या कराएगा, H2O को रीअब्जॉर्ब करा लेगा। जब H2O से को रीअब्जॉर्ब करा लेगा तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड जीएफआर भी बढ़ जाएगा, तो हाइपोथैलेमस से ये ऐसे मैकेनिज्म चलता है। अब डिस्कस करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनिजन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जीएफआर या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घट गया या डिक्रीज हुआ तो एक सेल, यहाँ एक सेल पाए जाते हैं, यहाँ पे ये जो डीसीटी है, डीसीटी के पास सेल जेजी सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जेजी सेल्स पाए जाते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये एक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं रेनिन। आप यहाँ पे रेनिन जो है वो RENIN रेनिन है, बट एक रेनिन आप और सुने होंगे जो कि हमारे डाइजेशन वाले चैप्टर में जो हमारे स्टमच में रिलीज होता है, उसमें स्पेलिंग डबल एन होता है, ये डिफरेंस है, याद रहना चाहिए। अब ये रेनिन ब्लड में रिलीज हो जाएगा। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिनोजन है उसको एक्टिव करके एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट में बदल देगा, वो फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाएगा। अब एंजियोटेंसिन और क्या करता है कि पहले तो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देता है, जिससे बीपी वगैरह बढ़ जाता है, जीएफआर वगैरह बढ़ जाता है, और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके वहां से एक हार्मोन रिलीज कराता है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये डीसीटी से H2O एंड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है। फिर क्या होता है, जब रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है डीसीटी से तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही एंड जीएफआर भी बढ़ जाता है, और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनिजन मैकेनिज्म। अब थर्ड देखते हैं हार्ट। अगर हार्ट के आर्टरिया में ब्लड फ्लो बढ़ गया तो जो आर्टरिया है वो रिलीज करती है एनएफ, एंटी न्यूट्रेटिक फैक्टर। अभी क्या करता है कि वैसोडाइल्यूशन का काम करता है, क्या, वैसोडाइलेशन का काम करता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी डायमीटर को बढ़ा देता है, तो जो उसके डायमीटर को बढ़ा देगा तो जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड जीएफआर भी डिक्रीज हो जाता है। इस ये जो हार्ट में आप देख रहे हैं एएनएफ मैकेनिज्म, इसे एएनएफ मैकेनिज्म बोलते हैं, और एएनएफ मैकेनिज्म चेक करता है किसको, रेनिन एंजियोटेंसिनिजन मैकेनिज्म को। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इसके द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। रीनल कैल्कुलाई जो हमारे जो किडनी होता है उसमें कभी कभी आप देखते हैं ना, स्टोन हो जाता है, कम पानी पीने से मैक्सिमम चांस होते हैं होने के, तो इस वजह से पानी ज़्यादा टेक करना चाहिए ताकि स्टोन ना हो किडनी में, इसी को बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। और जो आप स्टोन होता है वो एकदम पत्थर के ही तरह होता है, जिसे जो ऑक्जेलेट का बना होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ऑक्जेलेट का बना होता है, वो जो ये किडनी स्टोन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। हमने जो बताया था, जो एफरेंट आर्टिकल आता है फिर ऐसे ग्लोमेरुलस बना लेता है, कैपिलरीज का गुच्छा, वहां पे इंफ्लेमेशन जब हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। अब हम देखते हैं रीनल किडनी फेलियर। होता क्या है कि हमारे ब्लड में अगर यूरिया इक्यूमुलेट होता जा रहा है और वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, इक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो यूरिया बहुत हार्मफुल होने लगेगा, तो इस वजह से किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। और अगर ये सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये किडनी फेल हो सकता है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो इसी ये जो किडनी फेलियर का जो यूरिया जो हमारे ब्लड में एक्युमुलेट हो रहा है, जिसे यूरेमिया भी बोलते हैं। अब इसी का सॉल्यूशन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में यूरिया है उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कि आर्टिफिशियल किया जाता है, उसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ये हीमोडायलिसिस मशीन है जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा। अब इसमें देखेंगे कि ये जो ट्यूब बना है इसे सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं, और ये सेलुलोज का बना होता है, इस वजह से इसे सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। सेमी परमेबल होता है और ऊपर से डायलेजिंग फ्लूइड डालेंगे। अब डायलेजिंग फ्लूइड क्या होता है कि वो सेम प्लाज्मा के ही तरह होता है, बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। अब इस फ्लूइड को इस जो आर्टिफिशियल किडनी या ये जो डायलिसिंग मशीन है इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाला, यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं। और इसको बोलते हैं आउटलेट। और देखते हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट से के कन्वलेंट आर्टरी से हम ब्लड को निकालेंगे। कन्वलेंट आर्टरी मीन्स कि जो आसानी से मिल जाए आर्टरी, उसे बोलते हैं कन्वलेंट आर्टरी। अब ये ब्लड जो हम निकालें और वो बाहर तो क्लॉट ना हो जाए, इस वजह से इसमें ऐड करते हैं एंटी हेपेरिन। अब एंटी हेपेरिन ऐड करके अब ब्लड को इसमें डाल देते हैं। अब देखते हैं कि जो जो ये ब्लड है, ये जो ब्लड है, ब्लड में नाइट्रोजनल वेस्ट भी है। जैसे इस वजह से भी यहाँ भी आर्टरी से ही ब्लड लिया जाता है ताकि उसमें वेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें रहे, वही ना एक्यूमुलेट हुआ, उसी को तो बाहर निकालना है अल्टीमेट हम लोग का एम ही है, तो मशीन वही करेगी। अब कैसे करती है उसको देखते हैं। अब जो अब जो ब्लड यहाँ पे जा रहा है इस सेलोफेन ट्यूब में, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट है, बट जो अंदर फ्लूइड है उसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड अंदर है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है। नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, बाकी सब। अब क्या होगा कि अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट इधर ज्यादा, क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है, कि हायर या है ही नहीं तो लोअर मान लेंगे, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ निकल जाता है। तो इसे इसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो ये सेलोफियन ट्यूब है उससे ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें निकल जा रहा है जो है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट में जो हमारा नाइट्रोजन यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, जो तमाम जो भी है वो कहाँ पे इक्यूमुलेट हो जा रहा है, डायलिसिंग फ्लूइड में इक्यूमुलेट हो रहा है। अब यहाँ से ये जो मैं छोटा सा सेलोफियन ट्यूब बना, ये ऐसा नहीं होता, बहुत ही कॉइल्ड होता है। अब यहाँ से ऐसे आता जाएगा हम ब्लड, और यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से निकल जाएंगे। और जब यहाँ पे जो ब्लड आएगा ये प्योर होगा, प्यूरिफाइड ब्लड होगा। इस प्यूरिफाइड ब्लड में पेशेंट को वेन में देने से पहले इसमें ऐड करेंगे एंटी हेपेरिन। एंटी हेपेरिन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमने हेपेरिन को दिया था शुरुआत में, तो हेपेरिन की मात्रा ज्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं। अब एंटी हेपेरिन ऐड करने के बाद प्यूरिफाइड जो ब्लड है वो वेन के थ्रू पेशेंट को दे देते हैं। अब इस मेथड के थ्रू हमने यूरिया या वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। अब हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये अल्टीमेट मेथड होता है करेक्शन ऑफ किडनी। इसमें आप अपने रिलेटिव से किडनी को डोनेट करा के पेशेंट को लगवा सकते हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली होता है अगर अगर अदर से लेते हैं, और इसमें रिजेक्शन के भी चांसेस बहुत होते हैं। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को अब हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जा रहा है तो उसे ग्लाइसूरिया बोलते हैं, और जो डिजीज होगा वो डायबिटीज मिलेटस हो जाता है। अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज भी बढ़ रहा है तो कीटोन्यूरिया होगा, और इससे भी डायबिटीज मिलेटस होता है।
अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन में देखते हैं कि और जो हमारा किडनी के अलावा और कौन-कौन से ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले लंग्स की बात करते हैं। लंग्स लंग्स तो आप जानते हैं कि CO2 को रिमूव करता है? बट CO2 रिमूव करने के साथ-साथ उसमें देखते होंगे आप कुछ मात्रा में वाटर भी होता है और CO2 को 200 ml पर मिनट वो बाहर निकालता है। अब देखते हैं लीवर, लीवर में जो फॉर्म होते हैं कई प्रोडक्ट होते हैं जैसे बिलीवर्डिन और विटामिन बिलीवर्डिन, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स ये सब लीवर के थ्रू। अब स्किन, स्किन में तो स्वीट ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड को भी बाहर निकालता है, बट स्वीट ग्लैंड का प्राइमरी काम है कूलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी सरफेस। बट उसके साथ-साथ NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड को भी जो कि आप देखते हैं ना ये जो स्वेट होता है उसमें ये तीनों चीज़ मिलती हैं। अब सेबेशियस ग्लैंड जो कि स्किन में ही होता है, ये स्टेरॉइड एंड हाइड्रोकार्बन अब एक्सेस को एक्सक्रीट कर देती हैं। सलाइवरी ग्लैंड आप देख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट भी रहता है। तो हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।